तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रफ्तार के कहर के साथ। अंबिकापुर में तेज रफ्तार पिकअप पलट गई। बताया जा रहा है कि इस पिकअप में यात्री भरे हुए थे। 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 3 की हालत गंभीर है। उदयपुर के पंडरी पानी के पास देर रात ये हादसा हुआ है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कलेक्टर ने बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर अंबिकापुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि इस दर्दनाक हादसे में 14 लोग घायल हुए हैं। 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। उदयपुर के पंडरी पानी के पास देर रात ये दर्दनाक हादसा हुआ है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और कलेक्टर ने बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक से। अभिषेक, दर्दनाक हादसा हुआ है, कैसी है अभी घायलों की हालत? देखिए, घायलों का उपचार जो है वो उदयपुर के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां जारी है। इनमें से जो 11 की हालत है वो सामान्य बताई जा रही है, लेकिन जो 3 हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं और उनका लगातार उपचार किया जा रहा है। और ये भी स्थिति बन रही है कि अगर उन्हें रेफर करने की स्थिति बनती है तो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर भी किया जा सकता है। ये जो पूरी घटना है वो उदयपुर के पास जो पंडरी पानी गांव है वहां पर घटी है। बताया ये जा रहा है कि ये जो लोग हैं वो खंडौला गांव के लोग थे और दशकर्म में शामिल होने ये पास के गांव गए हुए थे और जब यहाँ से वापस लौट रहे थे तो पिकअप जो है वो अनियंत्रित होकर पलटी है और पिकअप में करीब 30 लोग सवार थे, जिसमें से 14 लोगों को यहाँ पर चोटें आई हैं और इसमें से महिलाएं भी शामिल हैं जो घायल है। जब ये हादसा हुआ तो जो वहां पे लोग पहुंचे हुए थे उन्होंने सीधे कलेक्टर कुंदन कुमार को फोन किया था। तो कुंदन कुमार ने फिर इस मामले को गंभीरता से लिया और न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर किया गया बल्कि जो एसडीएम उदयपुर थे वो भी तत्काल मौके पर पहुंचे हुए थे और सभी घायलों का बेहतर उपचार कराया गया। फिलहाल जो घायल हैं उनका उपचार जारी है और लगातार उनकी निगरानी की जा रही है। आप भी नजर बना के रखिएगा और IBC 24 का परिवार भी यही उम्मीद करता है, यही दुआ करता है कि जितने लोग भी घायल हैं जल्द से जल्द वो सभी ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं वेदर अपडेट की। मध्य प्रदेश में आज भी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कल कई जिलों में भारी बारिश हुई थी। भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल में कोटे से दुगनी बारिश हो चुकी है। उसके साथ ही कई इलाकों में हालात बद से बदतर हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में आज भी जोरदार बारिश के आसार है। कई जिलों में बारिश की संभावना है और इसको लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। कल भी कई जिलों में जोरदार बारिश हुई, काफी शहर तरबतर है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में। सबसे ज्यादा बारिश छिंदवाड़ा भोपाल के साथ ही कुछ जिलों में देखी जा रही है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे जिले हैं जो तरस रहे हैं तो वहीं कुछ जिले बारिश से पूरी तरह से तर हो चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में हुई तेज बारिश के दौर के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई है। इधर भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने शहर में उपजे हालातों का जायजा लिया। मध्य प्रदेश में हुई तेज बारिश के बाद कई जगह जलभराव की स्थिति हो गई है। शाहपुरा में प्रशासन अकादमी के सामने 5 फीट से अधिक पानी सड़क पर भरा हुआ है। भोपाल के भवानी नगर इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए। तेज बहाव में एक 4 साल की बच्ची के बह जाने का मामला सामने आया है। मंत्री विश्वास सारंग ने शहर का निरीक्षण भी किया। हर तरह की स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह से लोगों को दिक्कत ना आए। पानी लगभग उतर गया है, जो कुछ जगह बचा है वहाँ भी पानी उतर रहा है। खरगोन में ओंडल नदी में कुछ बाइक चालकों ने जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के बीच दोनों वाहन चालक बीच नदी में फंस गए। हरदा में बारिश के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा है। छिंदवाड़ा में भी बारिश की वजह से निचले क्षेत्र में जलभराव की स्थिति बन गई है। विदिशा में कलेक्टर ने भारी बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी कर दी है और कई जगह जलभराव की स्थिति है। विदिशा में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, विदिशा में जोरदार बारिश हो रही है और उस कड़ी में स्कूलों में आज भी छुट्टी घोषित की गई है। भारी बारिश के चलते कलेक्टर ने आज अवकाश घोषित किया है। आपको बता दें, विदिशा में कल भी भारी बारिश हुई थी। कई हिस्सों में आज भी बारिश के आसार हैं। जगह जगह हमने जलभराव की स्थिति देखी, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, यहाँ पर जल सैलाब देखा गया और अब स्कूलों में आज भी छुट्टी घोषित की गई है। कल भी कलेक्टर ने अवकाश घोषित किया था और आज भी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। आपको बता दें, कल भी तेज बारिश हुई थी विदिशा में। कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश के आसार हैं।
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विदिशा की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सड़कें पानी से भरी हुई है, घरों के अंदर, दुकानों के अंदर पानी भर गया है, लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। जल भराव की स्थिति, जल जमाव की स्थिति हर जगह विदिशा में कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। वहीं विदिशा के आसपास की जो नदियां हैं उसमें बाढ़ देखा जा रहा है, खतरे के निशान के ऊपर से कई नदियां बह रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों को काम करने में बेहद परेशानी हो रही है और सबसे ज्यादा परेशानी में छोटे बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि कॉलोनी हो या फिर कोई मोहल्ले हो या फिर रिहायशी इलाका हो, सब जगह ऐसे ही हालात है, सब जगह घुटनों घुटनों तक पानी भर गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी मनोज जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, अभी भी क्या विदिशा में बारिश हो रही है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ज्यादातर हिस्सों में जल भराव की स्थिति है विदिशा में? आकांक्षा, बहुत अच्छा कहेंगे कि रात से पानी नहीं गिर रहा है, सुबह भी अभी मौसम खुशनुमा है और रात भर पानी कहीं नहीं गिरा है, तो इसलिए बहुत चिंतनीय जो बात थी 2 दिन तक जो हाई अलर्ट था विदिशा के अंदर, ऐसी चीज देखने को नहीं मिली। हालांकि कल ही सब राहत शिविर वगैरह सारे कंप्लीट कर लिए गए हैं। एसडीएम, कलेक्टर और एसपी से लेकर तमाम सब लोग मॉनिटरिंग करते रहे पूरे समय राहत शिविरों का और सारे लोगों को ड्यूटी लगा दी गई। जो निचली बस्तियों के लोग थे उनको सुरक्षित राहत शिविरों में शिफ्ट कर दिया गया। भोजन वोजन की व्यवस्था प्रशासन ने तमाम सब संभाल ली है। कुछ मकान जमीन जो गए थे तो प्रशासन ने उसको भी आर्थिक सहायता देने की बात कही, जो भी नॉर्म्स में आते हैं वो सब चीजें करेंगे वो लोग। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि कम से कम कल रात भर पानी नहीं गिरा है और आज सुबह भी लगभग खुशनुमा माहौल दिख रहा है, मौसम दिख रहा है। इससे ये लगता है कि कुछ राहत की घड़ी विदिशा के लिए, अन्यथा बहुत बुरी स्थितियां थी कि जिस प्रकार पूरा शहर जलमग्न था, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा विदिशा का जहां बिल्कुल पानी की स्थितियां ना हो। बेतवा जरूर उफान पर है और हालांकि पुल है जो बड़े बड़े पुल, तो वो मार्ग क्लियर है। वहां पर जो छोटी पुलियां हैं रास्ते में पड़ती हैं, जैसे अशोक नगर जाने वाले मार्ग पर है, ग्यारसपुर वाले मार्ग पर है, जो छोटी छोटी पुलियां हैं वो जरूर आगे, इसलिए थोड़ा सा मार्ग जरूर अवरुद्ध है। बाकी बड़े वाहनों का जो आवागमन है बड़े पुलों से हो रहा है, तो कुल मिला के संपर्क बहुत ज्यादा नहीं टूटा है विदिशा का अन्य स्थानों से। जिले की स्थितियों में कहे तो बासुदा से लेकर तमाम सब माहौल अभी अच्छा है। सुरौन भी बहुत क्लियर है, पानी बहुत ज्यादा नहीं गिरा है। विदिशा जरूर पानी की जद में बहुत था और बहुत पानी था। बेतवा जरूर बन रही है। शहर की निचली बस्तियों से पानी धीमे धीमे उतरता जा रहा है। शहर के जो रोड और तमाम सब चीजें जलमग्न तालाब जैसी स्थितियां हो गई थी, वो भी बहुत हद तक क्लियर है। आकांक्षा, ठीक है, शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए मनोज। तो विदिशा की ही तरह पिपरिया में भी 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इससे जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों में बारिश का पानी भरने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक वीडियो सामने आया है जहां बनखेड़ी में औल नदी पार कर रहा युवक बाइक सहित नदी में बह गया। युवक ने तैरकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। घटना का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि तैरकर किस तरह से ये युवक अपनी जान बचा रहा है। ये कोशिश कर रहा था कि जैसे तैसे नदी को पार कर लेगा अपनी गाड़ी के साथ, लेकिन उसी दौरान पानी का तेज बहाव आया और ये उसकी चपेट में आ गया और औल नदी में बाइक समेत ये युवक बह गया। तैरकर युवक ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। IBC 24 आपसे यही अपील करता है कि इस तरह का जोखिम आप बिल्कुल भी ना उठाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। थोड़ी सी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। पिपरिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ की चपेट में कई इलाके हैं। 2 दिनों से लगातार यहां पर बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं और इसकी ही चपेट में एक युवक आया है जो बाइक के जरिए इसको पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी दौरान तेज बहाव में ये भर गया, फंस गया और उसके बाद जैसे तैसे तैरकर इस युवक ने अपनी जान बचाई। और अब बात रायपुर की। घंटे भर की बारिश ने फिर से रायपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स की पोल खोल दी है। घंटे भर की ही बारिश से ही शंकर नगर एक्सप्रेसवे पर 60 लाख रुपए की लागत से की गई फॉल सीलिंग से जगह जगह से पानी रिसने लगा। डर है कि कहीं फॉल सीलिंग की शीट नीचे से गुजर रहे लोगों पर ही ना गिर पड़े। वहीं दूसरी तरफ रामनगर रेलवे अंडरब्रिज की दीवारों से पानी का रिसाव जारी है। मौके का जायजा लिया IBC 24 संवाददाता संदीप शुक्ला ने। आप मुझे देखकर समझ रहे होंगे कि मैं खुले आसमान के नीचे खड़ा हूं, इसलिए मुझे छाता लेना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम खड़े हैं शंकर नगर फ्लाईओवर के नीचे, जिसके नीचे 60 लाख रुपए से फॉल सीलिंग की गई है और महीने भर पहले इसका लोकार्पण हुआ है। आप देख सकते हैं कि लाइट से जो है पानी रिस रहा है और ये पूरी लाइन आप देख सकते हैं कि इसकी लाइट पूरी तरीके से बंद है। पूरी लाइट यहाँ से बंद है। आप देखेंगे जो लोग यहाँ इसके नीचे रुकते हैं वो भी भीग जाते हैं, क्योंकि किसी भी लाइट से किसी भी समय पानी शुरू हो जाता है। और ये हाल अकेला स्मार्ट सिटी के काम का नहीं है,
पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो रामनगर में अंडर ब्रिज बनाया है उसका भी यही हाल है, और वहाँ भी जो है पानी जो है पूरे तरीके से रिस रहा है। 18 करोड़ रुपए का अंडर ब्रिज है। हम लगातार रिपोर्ट्स दिखाते रहे कि स्मार्ट सिटी और पीडब्ल्यूडी के विभाग में कैसी गुणवत्ता बढ़ती जा रही है, तो इस पानी की धार को आप देखकर समझ सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी और स्मार्ट सिटी के काम में किस कदर प्लानिंग हो रही है और गुणवत्ता का किस कदर ध्यान रखा जा रहा है। ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। चलिए बढ़ते आगे रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। अंबिकापुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। गर्दनपाट इलाके में युवक का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि पीड़ित रेबीज से पीड़ित था और एम्बुलेंस का शीशा तोड़कर फरार हुआ था। रेबीज के इन्फेक्शन से मौत की आशंका जताई जा रही है। कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो तस्वीरें विचलित कर सकती है आपको। बताया जा रहा है कि गर्दनपाट इलाके में युवक का शव मिला है और ये भी जानकारी सामने आई है कि युवक रेबीज से पीड़ित था। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक से। अभिषेक, जानकारी दीजिए इस पूरी खबर पर। हाँ, देखिए, जो मृतक है वो घोटरापारा का बताया जा रहा है, जो कुछ दिन पहले इसे कुत्ते ने काट लिया था और ये बताया जा रहा है कि फिर उसकी स्थिति बिगड़ती चली जा रही थी। एक दिन पहले ही उसे एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया था, जहां पर उसने काफी हंगामा भी बचाया था और जो एम्बुलेंस का शीशा था उसे तोड़कर वो फरार हो गया था। और दूसरे दिन उसकी लाश गर्दनपाट इलाके में मिली है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रथम ये जो अंदेशा ये जताया जा रहा है कि जो रेबीज का जो असर था उसके कारण इसकी मौत हुई होगी और पुलिस इस पूरे पहलुओं पर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि और भी जो बिंदु है उस पर जांच की जा रही है, लेकिन मौत कैसे हुई और कारण क्या है इसका खुलासा पीएम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा। तो फिलहाल कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है और पीएम रिपोर्ट के बाद इस पूरे मामले पर खुलासा हो सकेगा। ठीक है, आप भी नजर बना के रखिएगा। अभिषेक, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, अब कुछ राजनीतिक खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस संगठन चुनाव के लिए नियुक्त डीआरओ और नवनियुक्त बीआरओ की बैठक होने जा रही है। बैठक में कांग्रेस के संगठन चुनाव प्रभारी हुसैन दलवई, सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल होंगे। इस बैठक में कांग्रेस के संगठन चुनाव के ब्लॉक और जिला स्तर पर तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस संगठन चुनाव के लिए तय तिथि पर काम करने के साथ ही सभी डीआरओ और बीआरओ को अपने संबंधित जगहों पर पहुंचकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के निर्देश देंगे। वहीं आगामी दिनों में पार्टी की ओर से तय किए गए कई कार्यक्रमों को लेकर के भी आज की इस बैठक में चर्चा होगी। तो आरक्षण में प्रमोशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई कर सकता है और इसी महीने फैसला भी आ सकता है और 6 साल प्रमोशन का इंतजार कर रहे लोगों को राहत मिल सकती है। देखिए रिपोर्ट। 6 साल से पदोन्नति का इंतजार कर रहे मध्य प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल मई 2016 से पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगी हुई है, जिसके चलते अब तक 60,000 से ज्यादा कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं। इनमें से करीब 36,000 कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिल सकी। अब सुप्रीम कोर्ट में भी ग्रीष्म अवकाश खत्म हो गया है, जिसके बाद मामले पर इसी महीने सुनवाई हो सकती है और फैसला भी आ सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण मामले में मुद्दे तय कर लिए हैं और इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर केंद्र और राज्य के संदर्भ में फैसले दिए जाने हैं। वहीं एमपी के मामले में मई 2022 में सुनवाई तय की गई थी। कोर्ट के निर्देश पर राज्य में भी अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों का डाटा प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसमें सरकार ने बताया कि पदोन्नति में अनुसूचित जाति को 16 और अनुसूचित जनजाति को 20% आरक्षण देना न्याय संगत रहेगा। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान कराने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और राज्यसभा सदस्य फूलोदेवी नेताम को चिट्ठी लिखी। रेणुका सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। एनडीए ने जनजाति समुदाय की महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के लगभग 30% जनजाति समुदाय की आबादी द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से खुश है। उन्होंने सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करने की अपील करने की बात कही है।
भिंड में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की मतगणना के दौरान पुलिस पर मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि पुलिस ने बीजेपी के राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार सिंह कुशवाहा के भतीजे रामबरन सिंह कुशवाहा को लाठियों से पीट कर घायल कर दिया। उसे बेरहमी से इतना पीटा गया कि एक पैर की हड्डियां तक तोड़ दी गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान मेहगांव और गोहद में हो रहा था। मतदान के बाद 11 जुलाई को वोटों की गिनती होनी थी। वोटों की गिनती पर नजर रखने के लिए पोलिंग एजेंट अपने अपने प्रत्याशी के साथ मतगणना स्थल पर पहुंच गए थे। उसी दौरान रामबरन सिंह कुशवाहा गोहद के प्रत्याशी रवि कुशवाहा के एजेंट के रूप में पहुंचे थे। पीड़ित की माने तो पुलिस एजेंटों को मतगणना केंद्र में घुसने नहीं दे रही थी। पुलिस ने लाठियों से सभी एजेंटों को खदेड़ दिया। एजेंटों को खदेड़ने के दौरान रामबरन कुशवाहा सड़क पर गिर गए। पुलिस ने बेरहमी के साथ उन पर जमकर लाठियां बरसाई। हैरानी की बात यह है कि आरोप पुलिस पर लगे हैं, इसके लिए अब तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई। श्योपुर में चंबल नदी में नहाने गए 10 साल के बच्चे को मगरमच्छ ने खींच लिया। घटना चंबल नदी के रिझेटा घाट की है, जिसके बाद ग्रामीणों ने मगरमच्छ को जाल के जरिए पकड़कर बांध दिया। ग्रामीण दावा कर रहे हैं कि बालक को मगरमच्छ निगल गया है और बालक मगरमच्छ के पेट में ही है, इसलिए मगरमच्छ को बांध दिया है। मगरमच्छ को बंधक बनाने की खबर जैसे ही वन विभाग को मिली, वो टीम के साथ मगरमच्छ को ग्रामीणों को कब्जे से छुड़ाने के लिए मौके पर पहुंचे, मगर ग्रामीणों ने मगरमच्छ को छोड़ने से इंकार कर दिया। ग्रामीण अपनी बात पर अड़े रहे कि बच्चा इसके पेट में है, इसे कैसे छोड़ दे। बहुत देर तक पुलिस और वन विभाग के समझाने के बाद ग्रामीण मगरमच्छ को सशर्त छोड़ने के लिए तैयार हुए। ग्रामीणों ने वन विभाग से अपील की कि अब हमारा बच्चा तो आ नहीं सकता, लेकिन आप इस मगरमच्छ को यहां से दूर किसी और नदी में छोड़ आइए। इस पर वन विभाग की टीम तैयार हो गई और उस मगरमच्छ को ले गई। मगर को रेस्क्यू कर पानी से बाहर निकाला गया, क्योंकि मगर को मवेशी आदमियों को पकड़ने की आदत पड़ी हुई थी। इस वजह से रेस्क्यू कर मानव है जगह पर छोड़ने को वन विभाग को सुपुर्द किया गया है। रायपुर के भनपुर स्थित काशीराम शर्मा सरकारी स्कूल में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। 10वीं की पूरक परीक्षा देने पहुंचे दूसरे स्कूल के 15 साल के छात्र को उसी स्कूल के नाबालिग बच्चों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 3 नाबालिग बच्चों को हिरासत में लिया है और जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक वीर शिवाजी नगर पालिका उच्चतर माध्यमिक शाला में पढ़ने वाला मोहन सिंह राजपूत खमदराई के काशीराम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 10वीं की पूरक परीक्षा देने गया था। परीक्षा देकर जब वो दोस्तों के साथ दोपहर 12 बजे बाहर निकला तो वहां खड़े उसी स्कूल के लड़कों ने गाली गलौज करते हुए उसकी पिटाई शुरू कर दी। मोहन खुद को बचाने के लिए स्कूल परिसर में जा पहुंचा, वहां भी लड़कों ने लात घूंसे से उसकी पिटाई की। मोहन जमीन में गिर गया। इसके बाद भी वहां मौजूद 10 से 15 लड़के उस पर लात घूंसे बरसाते रहे। उसकी हालत गंभीर हो गई है। बेहोशी की हालत में मोहन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। स्कूल में कोई सुरक्षा गार्ड भी नहीं था। जो इंक्वायरी की वहाँ ठेले वाले लगे हैं, केले का फल वाला और चाट वाला, उन्होंने ये बताया उनकी जानकारी के अनुसार कि कुछ बच्चों का यहाँ झगड़ा हो गया गेट के बाहर सामने, और वो बच्चा अपने को बचाने के लिए स्कूल के अंदर भागा और गेट के पास में गिर गया। आचार्य छात्रों ने इस मृतक के ऊपर हाथ मुक्का से मारपीट की और जिसके बाद वो मूर्छित हो गया था। बेहोश होने में मायगाहरा एडमिट कराया गया था, जहाँ पर वो डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। और प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है और वर्तमान में एक अपचारी छात्र हम अभिरक्षा में लिए हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं और अन्य छात्रों के नाम आने पे उनको भी अभिरक्षा में लेकर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। कई सालों के बाद ही सही, लेकिन सरगुजा जिले और संभाग के लोगों का अब सपना पूरा होता नजर आ रहा है। 14 जुलाई से अंबिकापुर से सीधे दिल्ली तक ट्रेन चलाई जाएगी। इसकी घोषणा सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने की है। दरअसल सरगुजा संभाग से लंबी दूरी की ट्रेन नहीं होने के कारण क्षेत्र का विकास तेजी से नहीं हो पा रहा था। व्यापारिक यात्रा के साथ साथ इलाज और पढ़ाई के लिए जाने वाले लोगों को दिल्ली जाने में काफी परेशानी होती थी। ऐसे में अब इस ट्रेन के चलने से लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। लोगों को दिल्ली जाना आसान हो जाएगा, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, माल ढोने में आसानी होगी, व्यापारियों के लिए अच्छी चीज़ है। तो ये जनता की और जितने भी लोग रेलवे संघर्ष समितियों से जुड़े हैं, सही मायने में वो बधाई के पात्र हैं, जिनके अथक प्रयासों से अगर ये ट्रेन मिल जाती है।
और हमारी कोरोना अपडेट की सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 131 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में एक मरीज ने दम भी तोड़ा है और अब तक 10,746 संक्रमितों की मध्य प्रदेश में मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कल 99 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया और अब फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 838 हो गई है। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 1.92% बना हुआ है। रिकवरी रेट काफी अच्छा है, 98.92% और मध्य प्रदेश में फिलहाल होम आइसोलेशन में 819 मरीज इलाजरत हैं। तो मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 131 कोरोना मरीज मिल रहे हैं और मध्य प्रदेश के साथ ही देश में भी आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में IBC 24 आपसे अपील करता है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं या भीड़ बड़ी जगहों पर जा रहे हैं तो मास्क का उपयोग जरूर कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए। जितने भी तमाम गाइडलाइन हैं उनका पालन आप जरूर कीजिए कोरोना से बचने के लिए। चलिए बढ़ते आगे। राजधानी रायपुर में अवैध प्लॉटिंग का धंधा जमकर फल फूल रहा है। भूमाफिया और जमीन के दलाल सुनियोजित तरीके से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। शहर के साथ साथ आउटर में भूमाफिया सरकारी जमीनों के साथ ही संरक्षित जमीनों पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमकर अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं और इनके जाल में फंसकर भोले भाले लोग अपने जीवन भर की जमा पूंजी गंवा दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में शहर के चारों तरफ अवैध प्लॉटिंग का काम किया जा रहा है और ये जो तस्वीर है आपको सड्डू इलाके में एजुकेशन सिटी सड्डू का जो प्रयास हॉस्टल बना है उसके ठीक सामने अर्जुन वैली है और अर्जुन वैली जहां से खत्म होती है वो जो कॉलोनी उसके आगे की ये तस्वीर आप देखिए। कच्चे मुरूम और उसके बीच में अवैध प्लॉटिंग की हुई ये सालों से काम चल रहा है और इस बात की लगातार मीडिया रिपोर्ट आई। इसकी शिकायतें नगर निगम को की गई, जिला प्रशासन को की गई, तहसील ऑफिस में भी किया गया, नगर निवेश के अधिकारियों को भी बताया गया, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। और रोकने की बजाय आप देखिए अब चारों तरफ एक एक करके घर बनने लगे हैं। तो रायपुर में कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, किन इलाकों में भूमाफियाओं की गिद्ध नजर, जमीन के लुटेरों का हर चेहरा होगा बेनकाब। करेंगे बड़ा खुलासा आज शाम 5 बजे सिर्फ IBC 24 पर, तो जरूर देखिएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन। मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ। शुक्रिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।